जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवेयरनेस अबाउट लॉ पर। आज हम इस चर्चा करेंगे भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत कैसे हुई, इनकम टैक्स कब से लागू हुआ, किन कारणों से लागू हुआ और किसने इसको लागू किया। हमारे लिए जानना आवश्यक हो जाता है कि भारत में दो तरह के कर आम आदमी पे लगाए जाते हैं। एक है डायरेक्ट इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, धन कर, गिफ्ट टैक्स है, उपहार कर। ये प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली भारतीय नागरिकों पे लगाया जाता है। हालांकि अब गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। ये इनकम टैक्स में ही प्रोविज़न करके इसमें शामिल हैं, इंक्लूडेड हैं। और इसके अलावा लगते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे वैट है, जीएसटी है, जो डायरेक्टली किसी को भुगतना नहीं पड़ता, लेकिन ये जो इसका लास्ट कंज्यूमर है, सेवाओं का, उत्पादों का जो अंतिम उपभोक्ता है, वो इसको वहन करता है। इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड नहीं करते, हमारी ओर से हम जिससे सेवाएं ले रहे हैं वह पेड करता है, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो हम यहाँ पर प्रत्यक्ष कर में जो मोटा मोटी तौर पे इनकम टैक्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम आज यही बात पे चर्चा करेंगे कि इनकम टैक्स का क्या इतिहास रहा है, ये कहाँ से शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू किया गया, कब लगाया गया, क्यों लगाया गया, भारत में इसकी क्या आवश्यकता रही कि इसको लगाने की आवश्यकता महसूस की गई, और अभी जो इसका जो स्वरूप है, ये स्वरूप कब से है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 1860 में सर जेम्स विल्सन ये गवर्नर थे। इन्होंने भारत में इनकम टैक्स को लगाया था। कारण क्या रहा कि 1857 में जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध सैनिक विद्रोह हुआ था, उसके कारण जो तात्कालिक ब्रिटिश सरकार थी, उसको जो भी हानियाँ हुई, नुकसान हुए, उनकी भरपाई के लिए 1857 के विद्रोह की भरपाई के लिए 1860 में ये लगाया गया। कैसे लगाया गया, क्या रहा इसका प्रारूप? तो ये रहा कि उस समय 1860 में आयकर पर 200 रुपये की छूट थी। मतलब अभी जो छूट 2.5 लाख रुपए है, 1860 में 200 रुपये ही थी। 200 रुपये वार्षिक आय जिसकी हुआ करती थी, वो इससे बचा रहता था। एग्जाम्पशन लिमिट जो थी वो 200 रुपीज़ प्रति वर्ष थी। 200 रुपये से ज़्यादा कमाने वालों पर उस समय आयकर लगाया जाता था। 2 वर्ष पश्चात ही महसूस किया गया कि अब हमारी भरपाई तो ठीक हो गई है, तो 1862 में इस लिमिट को बढ़ा करके 600 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया। क्योंकि सरकार को ये लगा कि आय का एक अच्छा साधन बन गया है, आयकर जो है एक अच्छा साधन के रूप में सरकार को इसकी महसूस हुआ, तो 1886 में आयकर के लिए एक विस्तृत अधिनियम पारित किया गया। 1886 में पहली बार आयकर अधिनियम लाया गया। उससे पहले अधिनियम नहीं था, व्यवस्था कर दी गई थी कि आयकर आपको देना होगा। 1886 में विस्तृत अधिनियम आया और 1886 से ही आयकर जो है, इनकम टैक्स, भारतीय वित्त व्यवस्था, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। 1916 में पहली बार प्रगतिशील दरें लागू की गई। पहले तो एक दर हुआ करती थी, कितना भरना है गवर्नमेंट ने तय कर दिया, उतना देना पड़ता। फिर उसके बाद प्रगतिशील दरें लागू की गई, जो वर्तमान तक चल रही है। प्रगतिशील दरों से आशय ये है कि जैसे जैसे आपकी टैक्स, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ता रहेगा। जैसे अभी एट प्रेजेंट 2.5 लाख रुपए तक की अगर आपकी आमदनी है, आय है, तो आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक है, तो 5% की दर से आप पर आयकर चार्ज किया जाता है। हाँ, ये बात अलग ही, सेक्शन 87A की रिबेट की वजह से आप पर 5 लाख रुपए तक की अगर कुल आय होने पर आप पर कोई अपने टैक्स का चार्ज नहीं लगता, लेकिन 5% है। वहीं आपकी आय अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में चली जाती है, तो फिर आपको 20% टैक्स का भुगतान करना होगा। और वहीं 10 लाख से अधिक है तो 30%
और फिर टैक्स के ऊपर अलग से सेस लगाए जाने वगैरह अलग प्रोसीजर है जिसे हम आगे चर्चा करेंगे। फिर इसी तरह 1917 में कुछ इसमें आयकर अधिनियम 1886 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए जो थोड़े से ध्यान देने योग्य हैं, जो आज भी चल रहे हैं। 1918 में इस अधिनियम के स्थान पर एक नया अधिनियम लाया गया। नया अधिनियम आया तो उसकी नई विशेषता थी जो बड़ी रोचक है। उस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि चालू वर्षीय आय के ऊपर चालू वर्ष में ही आपको कर का भुगतान करना होगा। अब उस समय उन्होंने किस कारण से ये प्रावधान किया, किसी को मैं इस बारे में नहीं कह सकता, परंतु ये व्यवस्था चली नहीं। 1918 के अधिनियम की जो ये व्यवस्था थी ये 4 वर्ष ही प्रभावी रही। 1922 में इसमें पुनः संशोधन हुआ, नया अधिनियम लाया गया, उसे आयकर अधिनियम 1922 का नाम दिया गया। इसमें सबसे पहले तो ये जो व्यवस्था थी, कौन सी व्यवस्था, चालू वर्षीय आय पर चालू वर्ष में गणना करना, कर की गणना चालू वर्ष में की जाना, इसको समाप्त करके पिछले वर्ष की आय पर वर्तमान चालू वर्ष में आय की गणना करने का प्रावधान किया गया। 1922 का आयकर अधिनियम में यह व्यवस्था की गई। प्रगतिशील दरों की व्यवस्था तो इसमें चली रही है। और 1922 के अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई कि प्रत्येक साल वित्त अधिनियम फाइनेंस एक्ट पारित किया जाएगा। ये 1922 के अधिनियम की व्यवस्था ही है जो हर साल आज भी फरवरी में बजट के साथ में फाइनेंस एक्ट पारित किया जाता है, जिसमें आयकर की दरों का, उसमें दी गई छूटों का और आयकर से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का ब्यौरा होता है। वित्त अधिनियम क्या है, वित्त अधिनियम कैसे पारित किया जाता है, इसमें क्या प्रावधान होते हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। 1922 के अधिनियम में आवश्यकता अनुसार निरंतर संशोधन हुए हैं। प्रगतिशील समाज की ये परंपरा रही है कि जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ संशोधन प्राय किए जाते हैं, परंतु 1939 में जो संशोधन किए गए वो महत्वपूर्ण थे। फिर उसके बाद में 1947 में हमारा भारत देश जो है अंग्रेज़ों की ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान चूँकि भारत के गणमान्य नागरिकों को कई प्रकार के अधिकार देता है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यकता महसूस की गई कि भारत में जो भी अधिनियम प्रचलित हैं, लागू हैं, वो क्या वास्तव में भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हैं अथवा नहीं। इसी उपरांत 1950 के जो संविधान लागू किया गया तो उसके प्रावधानों के अनुरूप आयकर अधिनियम है या नहीं है, इस हेतु 1956 में आयकर अधिनियम 1922 इसको लॉ कमीशन को हैंड ओवर कर दिया गया। ये सब आप इसकी जांच वगैरह करो, इसमें ये भारतीय संविधान के अनुसार है या नहीं, इसके ऊपर विस्तृत जांच करने के लिए, इसको पहचानने के लिए, परखने के लिए भारतीय संविधान के सूत्र पर खरा उतरता है या नहीं उतरता। इस हेतु 1956 में लॉ कमीशन को ये हैंड ओवर किया गया। और 1958 में अपनी रिपोर्ट लॉ कमीशन ने प्रस्तुत कर दी। संविधान के प्रावधानों के अनुसार उसने जांच परख करके जो भी व्यवस्थाएं थी उसके अनुसार उसने अपनी कमीशन ने रिपोर्ट बना करके 1958 में अपनी रिपोर्ट दे दी। इसी दौरान जो है भारत की जो सरकार थी, सत्ता थी, उसको ये आवश्यकता महसूस हुई कि भारत की जो जनता है वो कर चोरी भी करती है, भारत की जनता जो है कर देने में कठिनाई भी महसूस करती है। आयकर अधिनियम 1922 में कई प्रक्रियाएं जटिल थी। उन जटिलताओं को दूर करने के लिए कर चोरी की जो व्यवस्था थी, जो कर चोरी के रास्ते निकाल लिए गए थे, उसको रोकने के लिए उन्होंने डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी इसका नियुक्ति करी। इसकी नियुक्ति करने के उपरांत उन्होंने इसको ये टास्क दिया कि वो जनता से संवाद करे, उनसे चर्चा करे, बुद्धिजीवियों से चर्चा करे, कि वो बताए हमें कि क्या उपाय हो सकते हैं कि कर चोरी को न्यूनतम किया जाए और जनता इस अधिनियम को समझे, इस अधिनियम के अनुसार अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाए, अपनी आय का पर कर का भुगतान करे और इसको जटिलताओं को समाप्त करने के लिए, आयकर अधिनियम को सरल करने के लिए, उसके सरलीकरण के लिए समिति का निर्माण किया गया। डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की
1959 में 1959 इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी और लॉ कमीशन की रिपोर्ट, इन दोनों को बेस बना करके 24 अप्रैल 1961 को इनकम टैक्स बिल 1961 लोकसभा में पेश किया गया। 1 मई 1961 को लोकसभा की प्रवर समिति को ये बिल सुपुर्द कर दिया गया कि ये बिल उपयुक्त है नहीं है, प्रावधान इत्यादि की जांच करनी है। प्रवर समिति क्या है, इसके संदर्भ में अपन अलग से चर्चा करेंगे। प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह अधिनियम सितंबर 1961 में, है ना, सितंबर 1961 में लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया और राज्यसभा के द्वारा पारित करने के उपरांत, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत ये अधिनियम संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 1962 से लागू है, जो आज भी लागू है। आवश्यकता अनुसार संशोधन होते रहते हैं। आयकर अधिनियम 1961 जो कि 1 अप्रैल 1962 से भारत में लागू है, इसमें कुल मिलाकर के 298 धाराएं, 298 धाराएं, सेक्शंस और 14 अनुसूचियां हैं। क्योंकि आयकर अधिनियम एक भारत की वित्त व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है और आप हम सब जानते हैं कि वित्त अधिनियम है, चाहे अधिनियम कोई सा भी हो, आम आदमी उसकी भाषा को नहीं समझ सकता और भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसीलिए आयकर अधिनियम को सही तरीके से समझने के लिए समय समय पर नियम बनाए गए, जो कि आयकर नियम 1962 के नाम से जाने जाते हैं। इनमें संशोधन किया जाता है। जिस प्रकार आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन होते हैं, उसी प्रकार आयकर नियम 1962 में भी संशोधन होते हैं। आयकर नियम ये बताते हैं कि आयकर अधिनियम किस प्रकार अपना कार्य करेगा, किस प्रकार उसकी अपना वर्किंग रहेगी, उसकी किस प्रकार वो लागू होगा, कहाँ लागू होगा, उसके क्या रूल्स रहेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके लिए अलग से आयकर नियम 1962 है। और हमने चर्चा की है वित्त अधिनियम प्रत्येक वर्ष पारित किया जाता है, जो आयकर अधिनियम को उस वर्ष के लिए, आने वाले वर्ष के लिए जहां आयकर लागू किया जाएगा, वहां किस दर से लागू होगा, किस दर से आयकर चार्ज किया जाएगा, क्या छूटें रहेगी, क्या प्रावधान रहेंगे, उसके बारे में वित्त अधिनियम में चर्चा होती है। इसके अलावा आयकर अधिनियम और आयकर को विस्तृत समझने के लिए, स्पष्टीकरण के लिए, प्रत्यक्ष करों के लिए केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बोर्ड बनाया गया है। डायरेक्ट टैक्स बोर्ड जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है, वो समय समय पर अपने परिपत्र और स्पष्टीकरण जारी करता रहता है। इसका प्रमुख उद्देश्य इस अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट करना, उसके अर्थ को समझाना और अधिनियम के उद्देश्य को स्पष्ट करना, उस उद्देश्य के अनुरूप अधिनियम के प्रावधानों को समझाना और संपूर्ण भारत में एक अर्थ में लागू करना है। इसके अलावा भारत सरकार आयकर अधिनियम से संबंधित समय समय पर विभिन्न अधिसूचनाएं जारी करती रहती है, जिनका अध्ययन करना भी हमारे लिए आवश्यक है। कि आयकर अधिनियम को स्पष्ट करने के लिए अधिसूचनाओं का अध्ययन भी हमारे लिए ज़रूरी होगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी अधिनियम के विस्तार के लिए, उसके विकास के लिए आवश्यक है कि न्यायिक निर्णय जो हैं, जुडिशियल डिसीजंस जो आते रहते हैं, उनका भी अध्ययन किया जाना जरूरी है। क्योंकि न्यायपालिका संविधान के और अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप उसके अर्थों का स्पष्टीकरण करती है, इंटरप्रिटेशन करती है। तो इसीलिए हमें आवश्यक है कि हम आवश्यकता अनुसार न्यायिक निर्णयों का भी अध्ययन करें। इसमें सर्वोच्च न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय है वो, और राज्यों के उच्च न्यायालय, उनके निर्णयों के साथ ही साथ जो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, इसका खुद का ट्रिब्यूनल भी है, उसके निर्णय भी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की है, स्पष्ट है कि आयकर से संबंधित विभिन्न नियमों, अधिनियम के संदर्भ में, इसके प्रावधानों के संदर्भ में, इसकी प्रक्रिया के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए हमें 6 चीज़ों के बारे में अध्ययन करना आवश्यक होगा। एक है आयकर अधिनियम 1961, एक है आयकर नियम 1962, एक है वित्त अधिनियम जो प्रत्येक वर्ष पारित किया जाता है, एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की परिपत्र एवं अधिसूचनाएँ, उसके स्पष्टीकरण, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की
स्पष्टीकरण और उसकी अधिसूचनाएँ, और फिर आता है जुडिशियल डिसीजंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आयकर से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। ये गत वर्ष, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और कृषि आय, विभिन्न प्रकार की आय जो हैं उनसे संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि ये परिभाषाएं हमें क्या कहती हैं। अगर आपको इस वीडियो में प्रदत्त जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।